यॉट पर एक मजेदार ट्रिप एंजॉय करते हुए ओशनोग्राफर टॉम, उसकी बीवी जूलिया और उनके दो बच्चे कैसी और बेन कैरेबियन सी में एडवेंचर पर निकले हैं। कैसी अपनी गैजेट में बिजी है और टॉम और बेन फिशिंग में लग गए हैं और जूलिया थोड़ी देर स्विम करने के लिए पानी में उतर जाती है। लेकिन स्विम करते हुए उसे लगता है कि कुछ बड़ा और खतरनाक उसके आसपास घूम रहा है और उसी वक्त यॉट के गैजेट्स भी अजीब बिहेव करने लगते हैं। लेकिन टॉम इस पर ध्यान नहीं देता। थोड़ी देर बाद जूलिया और भी अनईजी फील करने लगती है और पानी में डूबने लगती है। वो चीखती है लेकिन किसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। जब तक टॉम को जूलिया की आवाज सुनाई देती है तब तक पानी के धारे उसे और दूर ले जा चुके होते हैं। टॉम तुरंत यॉट को उसके पास ले जाता है और बच्चों की मदद से उसे वापस बोर्ड पर लाके होश में लाता है। थोड़ी देर के लिए सिचुएशन टेंस हो जाती है, लेकिन फिर फैमिली बेन का 13th बर्थडे सेलिब्रेट करने लगती है और सब कुछ थोड़ा नॉर्मल लगने लगता है। लेकिन तभी कैसी के बॉयफ्रेंड का वीडियो कॉल आता है और वो उसे ट्रिप के बारे में बता रही होती है। बातें करते करते अचानक से उसके बॉयफ्रेंड के बैकग्राउंड में तूफान और बिजलियों की चमक दिखाई देने लगती है। कैसी परेशान हो जाती है, लेकिन बॉयफ्रेंड उसे तसल्ली देता है कि सब ठीक है और फिर कॉल कट हो जाता है। इसी वक्त यॉट पर सबको कुछ अजीब सा असर महसूस होता है। डेक पर जाकर देखने पर पता चलता है कि कुछ बड़े वेल्स यॉट के आसपास घूम रहे हैं, जो शायद तूफान में अपना रास्ता भूल गया है। कैसी अपने पेरेंट्स को लैंड पर आई इस तूफान के बारे में बताती है और वो सब टेंशन में आ जाते हैं। जब सब देखने के लिए डेक पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो वेल्स यॉट को धक्का मार रहे हैं, जो उनके लिए खतरा बन सकता है। टॉम सिचुएशन को समझने के लिए पानी में कूदता है, लेकिन वापस आने पर उसके कंधे पर चोट लग चुकी होती है क्योंकि वो नीचे वाले स्क्रू से टकरा गया था। जूलिया उसके कंधे पर स्टिचेस लगाती है और टॉम एक्सप्लेन करता है कि शायद किसी वेल के टेल के झटके की वजह से यॉट का शाफ्ट बेंड हो गया है। अब ये फैमिली वैसे भी थोड़ा स्ट्रैंडेड फील कर रही है और ऐसा लगता है कि वो यहाँ से आगे नहीं जा सकते। बाद में कैसी अपने फोन का नेटवर्क चेक करने की कोशिश करती है, लेकिन ना तो फोन में सिग्नल है और ना ही वॉकी टॉकी काम कर रही है। सिचुएशन थोड़ी टेंस लगती है तो टॉम अपना राशन का हिसाब लगाता है और सबको समझाता है कि उनके पास सिर्फ 4 दिन का पानी बचा है। लेकिन वो उन्हें ये भी तसल्ली देता है कि उनका रूट शिपिंग लेन पर है, इसलिए जल्दी ही कोई ना कोई उन्हें ढूंढ लेगा। लेकिन उस रात डेक पर कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। टॉम देखते ही शॉक में आ जाता है। आसमान से कुछ चमकने वाले ऑब्जेक्ट्स नीचे गिर रहे हैं और वो उनके और करीब आ रहे हैं। रिस्क उठाते हुए टॉम इंजन स्टार्ट करता है और यॉट को एक और गिरते ऑब्जेक्ट से बचाने में सफल हो जाता है। लेकिन इस चक्कर में यॉट का इंजन पूरी तरह से फेल हो जाता है और जो ऑब्जेक्ट उनके करीब गिरता है उससे वो ये समझते हैं कि ये मीटियोराइट्स नहीं बल्कि सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ के ऑर्बिट से गिर रहे हैं। जब हवा और तेजी से चलने लगती है और उनके गैजेट्स डिस्टर्ब होने लगते हैं, फैमिली अपने आप को यॉट के अंदर छुपा लेती है और यॉट तेज लहरों में हिलने लगती है। डर से वो लोग लाइफ जैकेट्स पहन लेते हैं और बुरी से बुरी सिचुएशन के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी एक अजीब सी घंटी की आवाज सुनाई देती है जो उन्हें अंदर से घबराहट और बेचैनी से भर देती है और उनके नाक से खून बहने लगता है। टॉम इमरजेंसी में एक फ्लेयर सिग्नल चलाने की कोशिश करता है, लेकिन सब कुछ बेकार हो जाता है। मुश्किल से वो रात गुजारते हैं और सुबह होते ही वो शुक्र करते हैं कि सब लोग अब भी जिंदा हैं। लेकिन जैसे ही वो डेक पर जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि यॉट के साइड में एक बड़ा सा होल बन चुका है, लेकिन सरप्राइजिंगली वो अब भी सही सलामत है। पर जब वो यॉट के बाहर देखता है तो शॉक में ठिठुर जाता है। उनके इर्द गिर्द पानी नहीं, उनकी बोट अब एक रॉकी डेजर्ट पर पड़ी है जहाँ दूर दूर तक बस पत्थर और रेगिस्तान ही नजर आ रहा है। पूरी ओशन जैसे एक रेगिस्तान में बदल गई है। टॉम फैमिली को समझाता है और हिम्मत देते हुए कहता है ये मुमकिन नहीं है कि पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। वो कुछ मेजरमेंट्स लेता है और धीरे धीरे रियलाइज करता है कि उनका कंपास गलत दिखा रहा है। नॉर्थ अब उस जगह नहीं है जहाँ होना चाहिए। इसका मतलब है कि अर्थ के पोल्स शिफ्ट हो चुके हैं। टॉम उन्हें बताता है कि यह पहले भी बहुत पुराने जमाने में कभी हुआ था और अब वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट और हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में फंसे हुए हैं। ये समझने के बाद कि पानी अब उन जगहों पर चला गया है जहाँ पहले जमीन थी और शायद ज्यादातर इंसानियत इस डिजास्टर में खत्म हो गई है, कैसी इस बड़ी सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पाती और केबिन में जाके अकेले रहने की रिक्वेस्ट करती है। जूलिया रिमेनिंग राशन का हिसाब लगाती है और बेन उम्मीद में रंग बिरंगे गुप्पों का गुच्छा आसमान में उड़ा देता है ताकि अगर कोई सर्वाइवर है तो वो उसका सिग्नल देख सके और मदद के लिए आ सके। तभी टॉम अपना वॉकी टॉकी ऑन करता है और हेल्प का सिग्नल भेजता है। अचानक उसे किसी का जवाब सुनाई देता है। ये जवाब एक छोटे समरसेबल के कैप्टन का है जो अपने कलीग्स के साथ समंदर की गहराई में डिजास्टर के वक्त था और इसी वजह से वो लोग बच पाए हैं। कैप्टन बताता है उनके पास अब भी सिस्टम्स
फेल हैं और किसी और से हेल्प मिलना मुश्किल है। उसके हिसाब से एक हफ्ते में समंदर वापस आ सकता है, लेकिन वो भी एक बहुत ही डेंजरस और अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन होगी। कैप्टन फैमिली को समझाता है कि वक्त कम है और उन्हें किसी ऊंची जगह पर पहुंचना चाहिए। जूलिया बच्चों से कहने लगती है कि वो अपने जरूरी चीजें पैक कर ले, लेकिन टॉम कैप्टन से सीधा पूछता है कि क्या वो सिर्फ उनके बच्चों को बचा सकता है। कैप्टन ये कहकर रिग्रेट करता है कि उनका समरसेबल छोटा है और एक एक्सीडेंट में उसका एक कलीग भी मर चुका है, इसलिए वो सिर्फ एक ही पर्सन को ले सकता है। लेकिन टॉम की रिक्वेस्ट के बाद वो तैयार हो जाता है उसके बच्चों को ले जाने के लिए और उनके कोऑर्डिनेट्स शेयर करता है। टॉम नॉटिकल चार्ट पे उनका रास्ता मार्क करता है और प्रॉमिस करता है कि वो 2 दिन में वहाँ पहुँच जाएंगे। अगली सुबह जब फैमिली सफर के लिए तैयार होती है, टॉम डेक पर जाकर देखता है कि एक आदमी और उसका कुत्ता उनकी तरफ आ रहे हैं। टॉम पहले तो उनका दोस्ताना स्वागत करता है और उन्हें पानी ऑफर करता है, लेकिन देखता है कि वो आदमी इंजर्ड है। पर जैसे ही वो आदमी पानी पीता है, वो अचानक टॉम को जोर से एक मुक्का मार देता है। जूलिया ये सब देख के टॉम के पास भागती है, लेकिन उस आदमी का कुत्ता उसे रोकता है। उस वक्त आदमी अपने हाथ से बनाए हुए एक शार्प स्पेयर से टॉम के सीने में वार करता है। जूलिया हॉरर में ये सब देखती रहती है और उसका कुत्ता उसे टॉम के पास जाने नहीं देता। जूलिया को समझ आ जाता है कि अब टॉम को बचाना मुश्किल है। जूलिया फौरन यॉट की तरफ भागती है और वो आदमी उसका पीछा करते हुए उसका हाथ जख्मी कर देता है। जूलिया फिर भी किसी तरह डेक पर चढ़ जाती है और उसकी चीखें सुनकर बच्चे उसके पास आ जाते हैं। साथ मिलकर वो केबिन के दरवाजे को बंद कर देते हैं ताकि उस आदमी को रोक सके। जूलिया फिर कैसी और बेन को एक लॉकर में छुपा देती है और कैसी को एक फ्लेयर गन देते हुए कहती है कि वो इसे सिर्फ तब यूज करे जब और कोई रास्ता ना बचे। बाहर वो किलर केबिन के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है और आखिरकार उसमें कामयाब हो जाता है। जूलिया जल्दी से टॉयलेट में छुप जाती है और अपनी चोट को बांधने लगती है। जैसे ही वो आदमी अंदर आता है, वो सीधा गैलरी में जाके खाना उठाता है। उसका भूखा और थका हुआ चेहरा इस वक्त सिर्फ सर्वाइवल पर फोकस्ड दिख रहा है। टिन कैन हाथ में लेकर वो यॉट के हर कोने में तलाशी लेने लगता है, जबकि जूलिया एक किचन नाइफ अपने पास रखती है, तैयार उस पर अटैक करने के लिए। वो किलर केबिन में घुसने लगता है, लेकिन जूलिया फुर्ती से यॉट के नीचे छुपने के लिए पानी में कूद जाती है। किलर केबिन के होल से बाहर झांकता है, लेकिन जूलिया उसे दिखाई नहीं देती। लेकिन उसका कुत्ता उस पर झपट पड़ता है और अपनी जान बचाने के लिए जूलिया को कुत्ते पर वार करना पड़ता है। किलर अपने कुत्ते की चीखें सुन के बाहर आता है और उसका लाश देखता है। तभी जूलिया यॉट के दूसरे साइड के पोर्ट होल से वापस चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो वापस आती है, वो सीधा उस आदमी के हाथों में गिर जाती है। वो उसे जोर से काउच पर गिरा देता है और उसका गला दबा के उसे मारने की कोशिश करता है। ये सब कैसी लॉकर में से देख रही होती है और समझ जाती है कि ये उसका लास्ट रिजॉर्ट है। वो लॉकर का ढक्कन खोलती है और फ्लेयर गन से उस आदमी पर गोली चला देती है। गोली लगने से वो किलर दूर गिर जाता है, लेकिन यॉट में आग लग जाती है। जूलिया तुरंत बच्चों को भागने के लिए कहती है और उन्हें लेकर गैलरी की तरफ भागती है, लेकिन ये भी साफ होता है कि किलर अभी सिर्फ जख्मी है और वापस से अटैक करने की कोशिश कर रहा है। जूलिया उसे दूर ढकेलती है और जल्दी से वो बैग्स उठाती है जो पहले से पैक थे। वो और बच्चे फिर से यॉट के बाहर कूद जाते हैं। बाहर आते ही बेन को अपने डैड का लाश नजर आता है और उसका दिल थम जाता है। कैसी भी वहां आ जाती है और अपने पापा के लिए रोती है, जबकि जूलिया उन दोनों को संभालने की कोशिश करती है। अब ये 3 लोग इस वास्ट और हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में एक ब्रोकन हार्ट और नए चैलेंजेस के साथ सरवाइव करने के लिए तैयार होते हैं। जूलिया अपने मरे हुए पति को एक फाइनल किस देती है, लेकिन देखती है कि वो किलर अब भी उनका पीछा करते हुए यॉट से कूद गया है। वो फौरन बच्चों को लेकर भागती है। पीछे यॉट में एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और फैमिली एक रॉकी डेजर्ट के बीच भागते हुए एक स्टोन कैनियन में पहुंच जाती है, जहाँ एक स्ट्रीम बह रही है, लेकिन वो पानी नमकीन है और पीने लायक नहीं। कैसी अपने छोटे भाई बहन के साथ थोड़ा पानी शेयर करने की कोशिश करती है, पर वो मना कर देता है, अपने अंदर गिल्ट महसूस करते हुए कि शायद इस हादसे के लिए वो जिम्मेदार है। उसके दिल में ये बात है कि शायद उसके बलून्स देखकर वो आदमी उन तक पहुंच गया। कैसी भी यही सोचती है, पर जूलिया उसे चुप रहने के लिए कहती है और बेन को तसल्ली देती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। जूलिया उन्हें बताती है कि अब उन्हें एक लंबी जर्नी के लिए तैयार रहना पड़ेगा, लेकिन तभी वो फिर से देखती है कि वो आदमी अब भी उनके करीब आ रहा है। वो लोग जल्दी से आगे बढ़ने लगते हैं और रात के वक्त बेन को एक हैमरहेड फिश का कारकस मिलता है। भूखे बेन और कैसी उस कारकस को काट के कुछ खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी जूलिया वो स्टॉकर को देख लेती है और तुरंत बच्चों को वहां से भागने का सिग्नल देती है। आगे जाके उन्हें टॉक्सिक वेस्ट के भरे हुए बैरल्स का एक पुराना मैदान मिलता है जो कभी पानी में डूबा हुआ था। टॉक्सिक फ्यूम्स और गंदे वेस्ट के बावजूद जूलिया और बच्चे सीधा वहीं से गुजरते हैं, क्योंकि वो किलर उनके बहुत करीब है। अब वो लोग एक सूख चुके ओशन के बॉटम पर चल रहे हैं जो इंसानों के छोड़े हुए प्लास्टिक और डेब्रिस से भरा पड़ा है।
कुछ वक्त बाद जूलिया देखती है कि बेन बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो गया है, तो वो अपने पास बचा हुआ थोड़ा सा पानी उसे पिला देती है। कैसी ये सब देख के हिस्टेरिकल हो जाती है और गुस्से में कहती है कि ये सब बेकार है और वैसे भी उनका बचना मुश्किल है। लेकिन जूलिया हिम्मत नहीं हारती और उन्हें लगातार आगे बढ़ने के लिए कहती है। थोड़ी दूर और चलने के बाद उन्हें एक पुराने क्रैश्ड एयरप्लेन का फ्यूजलेज मिलता है जो कभी समंदर में गिर गया था। वो लोग उसमें घुस के थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं। वहाँ जूलिया अपनी फैमिली की लास्ट ग्रुप फोटो देखती है और बच्चों को टॉम के साथ अपनी पहली मुलाकात के बारे में बताती है, जब वो हॉस्पिटल में काम करती थी और टॉम वहाँ डीकम्प्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए आया था। ये सुन के बच्चे अपने पापा को याद करके रो पड़ते हैं और अपने दिल से उसे अलविदा कहने की कोशिश करते हैं। इस हार्ट ब्रोकिंग मोमेंट में उन्होंने ये समझ लिया है कि सर्वाइवल मुश्किल है, लेकिन एक दूसरे के साथ होने का सहारा उनके अंदर कुछ उम्मीद जगाए रखता है। रात में कैसी एक अजीब सी आवाज सुन के जाग जाती है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो प्लेन के बाहर जाकर बैठ जाती है, लेकिन उसके होश उड़ जाते हैं जब वो देखती है कि किलर उसके करीब आ रहा है, बिना ये जाने कि वो उसके लिए बेट बनी हुई है। जैसे ही वो उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, जूलिया चुपके से उस पर वार करके उसे नाइफ से मार देती है। किलर फाइनली अब उनके पीछे नहीं है और जूलिया और बच्चे एक थोड़ी सी रिलीफ महसूस करते हैं। सुबह होती है और जब वो आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं तो देखते हैं कि किलर का डेड बॉडी किसी और ने कुतर दिया है। ये देख के उन्हें रियलाइज होता है कि इस डेजर्ट में और भी ज्यादा खतरनाक चीजें हैं। जब बेन थोड़ा आगे निकलता है और एक नमकीन पडल से पानी पीने की कोशिश करता है तो जूलिया उसे रोकने की कोशिश करती है, पर तब तक वो पानी के कुछ सिप्स ले चुका होता है। थोड़ी देर बाद बेन को घबराहट और थोड़ी डिजीनेस होने लगती है। सिचुएशन की सीरियसनेस को समझते हुए वो लोग कुछ प्लास्टिक चेयर्स से शेल्टर बना के धूप से बचने की कोशिश करते हैं और वहीं पर थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं। तभी जूलिया को कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है। वो देखने जाती है तो समझती है कि उनके सामने एक नया और बड़ा खतरा आ रहा है। वो तुरंत बच्चों को लेकर वहां से भाग जाती है और आगे चल के उन्हें एक बड़ा शिप दिखता है जो डेजर्ट में अधूरा पड़ा है। उस शिप के आसपास कुछ लोग घूमते हुए दिखाई देते हैं। जूलिया अपने और बच्चों के बचने की उम्मीद में उन लोगों को हेल्प के लिए बुलाती है, लेकिन जैसे ही वो लोग जूलिया और उसके बच्चों की तरफ देखते हैं उनके चेहरे पर हॉरर आता है, क्योंकि वो देखते हैं कि उनके आसपास हजारों बड़े क्रैब्स घूम रहे हैं। वो लोग जल्दी से शिप के कंटेनर के अंदर छुप जाते हैं और डर के मारे डोर्स बंद कर लेते हैं। जूलिया की हेल्प रिक्वेस्ट को इग्नोर करते हुए जूलिया और उसके बच्चे फिर एक और स्ट्रगल में फंस जाते हैं और अब समझते हैं कि उनका सामना अब इस हॉस्टाइल डेजर्ट में नए चैलेंजेस और डेंजर से है। जूलिया और उसके बच्चे अपने आप को क्रैब के अटैक से बचाने के लिए कंटेनर के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन एक बड़ा क्रैब जूलिया के पैर पर वार कर देता है। ऊपर से वो देखती है कि क्रैब्स कंटेनर के क्रैक्स में घुस रहे हैं और अंदर जो लोग हैं, चाहे उनके पास गन्स हो, वो उन्हें बचा नहीं सकती। क्रैब्स सबको मारकर खत्म कर देते हैं और जूलिया और उसके बच्चे बस ये हॉरर देखते रहते हैं। सुबह के वक्त जूलिया अपने पैर पर स्कार्फ बांधकर चोट को संभालने की कोशिश करती है, पर दर्द के मारे वो बेहोश हो जाती है। जब वो तेज हवा के जोर से जागती है तो देखती है कि बच्चे वहाँ नहीं है। गुस्से और टेंशन में वो उन्हें आवाज लगाती है। थोड़ी देर के बाद वो बच्चे नजर आते हैं। दरअसल क्रैब्स आगे निकल गए थे और बच्चे नीचे उतरकर कुछ खाना और वेपन्स ढूंढने में लगे हुए थे। जूलिया अपनी चोट को दागती है और बेन कंटेनर के अंदर तलाशी लेता है। कुछ देर की सर्च के बाद उन्हें पानी और खाना मिल जाता है और जूलिया को एक डेड बॉडी के पॉकेट में एक वॉकी टॉकी मिलती है। वो कैप्टन को कांटेक्ट करती है जो उन्हें बताता है कि उसे अभी समुद्र के आर्थ्रोपॉड्स जैसे क्रैब्स और डेंजरस क्रीचर्स ने अटैक किया था। कैप्टन ये भी कहता है कि समंदर जल्दी वापस आने वाला है और इसी वजह से ये क्रीचर्स अपने हैबिटेट से निकल कर बाहर आ रहे हैं। जूलिया अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए कैप्टन की मदद मांगती है, लेकिन उनके पास एग्जैक्ट लोकेशन का मैप नहीं होता। कैप्टन एक फ्लेयर चलाता है और बेन उस डायरेक्शन को देख लेता है और फैमिली उसी तरफ भागने लगती है। कुछ ही देर बाद उन्हें एक येलो सबमरीन दिखाई देती है, लेकिन वहां तक पहुंचना ड्राइड आउट ओशन फ्लोर और रॉकी बॉटम की वजह से मुश्किल हो जाता है। कैसी को अपनी माँ के पहले वाले शब्दों, सिर्फ बच्चों को बचाने वाली बात याद आती है और वो अपनी माँ से नाराज हो जाती है। जूलिया जवाब देने से इनकार करते हुए बस उन्हें आगे चलने के लिए जोर देती है। रास्ते में वो एक टॉक्सिक वेस्ट से भरे हुए कैनन से गुजरते हैं और एक जगह रॉक फॉल के बीच फंस जाते हैं, जिससे जूलिया और बच्चे अलग हो जाते हैं। जूलिया कैसी से कहती है कि वो बेन को लेकर आगे चले, लेकिन कैसी इनकार कर देती है। जूलिया अपने बच्चों की जिंदगी की गुजारिश करते हुए उसे कन्विंस करती है और कैसी मजबूरी में बेन को लेकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वो सबमरीन के पास पहुँचती है, वो देखते हैं कि वहाँ जो पहले इंसान था वो मर चुका है। कैसी फिर वापस जूलिया के पास आती है जो अब क्रैब्स पर फायरिंग करते हुए अपने एमो के बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है। कैसी एक स्टोन बैरियर पर चढ़ के जूलिया का हाथ पकड़ लेती है और वो दोनों मिलकर जल्दी से सबमरीन के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन कैप्टन अब क्रैब्स के अटैक में अपनी जान खो देता है, पर जूलिया और उसके बच्चे सेफली सबमरीन में शेल्टर ले लेते हैं। तभी एक बड़ी सी वेव हिल के ऊपर से आ जाती है और समुद्र का पानी उनकी सबमरीन को रॉक के ऊपर खींच ले जाता है। जूलिया के दिमाग में रिसेंट ट्रॉमेटिक इवेंट्स फ्लैश होने लगते हैं और जब वो होश में आती है तो देखती है कि शिप रुक गया है।
जब वो कॉशियसली हैच खोल के बाहर जाती है तो वो और उसके बच्चे एक डिवास्टेटेड और रूइंड सिटी के बीच में है, जहाँ वेव्स ने उन्हें लाकर छोड़ दिया है। ये नए और अजनबी एनवायरनमेंट में फैमिली को अब एक नए स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।